हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्रोम डेव टूल्स के बारे में। तो ये होता क्या है, लेट अस सपोज आप एक वेबसाइट के ओनर हो एंड आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म करती है, या डिबगिंग ऑपरेशंस करने हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या खराबी आ रही है एज ए यूज़र, एज अ कस्टमर। ठीक है, आप कैसे उसके एक्सपीरियंस रहेगा एंड कैसे एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रोम डेव टूल्स वो सब चीज़ में हेल्प करता है एंड ये बताता है कि अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें स्टोर होती हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं क्रोम डेव टूल्स के थ्रू। तो आप मेरी पेज देख रहे होंगे youtube.com, ये ठीक है यूट्यूब का पेज है, यूट्यूब का ऑफिशियल पेज है। तो ये यूट्यूब वालों ने होस्ट किया हुआ, यूट्यूब वालों की वेबसाइट है, राइट। तो इसमें वेबसाइट का ओनर कौन हुआ? यूट्यूब हुआ, करेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, और मैंने ये क्रोम खोला हुआ है, जो मेरा ब्राउज़र है वो क्या है? क्रोम। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। तो जो राइट में ये चीज़ खुली है, ठीक है, जो ये चीज़ खुली है ये आप सब देखिए। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, ठीक है, पूरा ये सब खुला ना, एलिमेंट्स कंसोल इतना कुछ लिखा हुआ, और ये कुछ अजीब सी चीज़ लिखी हुई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है ये चीज़। और यहाँ राइट में भी कुछ देख रहे होंगे, स्टाइल्स, कंप्यूटेड लेआउट, इवेंट लिसनर्स। ठीक है, इतना कुछ खुल गया। तो ये सब चीज़ है क्या? इस सबको हम बोलते हैं क्रोम डेव टूल्स। ठीक है, इस वेबसाइट को अगर एनालाइज करना है, अगर इसमें क्या करते हैं, इसके थ्रू जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स हैकिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पे हैकर्स को मिल जाती है, और कभी कभी तो यहीं से अपनी हैकिंग कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि कहाँ से, जहाँ पे एक वेबसाइट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, जहाँ से हैकिंग स्टार्ट होती है हैकर्स की, वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट से आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है बैक एंड पे। ये जरूरी नहीं पता चले, बट ट्राई करते हैं कि हाँ यार इस लैंग्वेज में लिखी जा सकती है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो एक वेबसाइट किसकी बनी होती है? वेबसाइट में बनी होती है HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो HTML क्या करता है, लेआउट डिसाइड कर देता है कि भाई ये बॉडी है। ठीक है, अगर मैं ऐसी जस्ट एक यहाँ पे ना ये सिलेक्ट बटन होते हैं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके देख सकता हूँ कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग HTML क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये हाईलाइट होने लग गया कि इसमें लिखा हुआ है अभिनव बंसल, और यहाँ पे लिखा है YT-फॉर्मेटेड, और एक डिव के अंदर है। ठीक है, ये सारा जो मेरी चीज़ पड़ी है HTML है, और इसको टैग्स बोलते हैं HTML में। जो HTML का कोर्स है उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं ये सब क्या है। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये पूरा HTML है, और HTML से ही ये पूरा पेज बनता है। ठीक है, और जो ये राइट में देख रहे हैं यहाँ पे स्टाइल्स में, ये आपकी CSS है, जो हर एक उसमें लगती है। CSS ब्यूटीफाई करने के लिए होती है, कि जैसे आप ये रंग देख रहे हैं अलग अलग, ठीक है, ब्लैक रंग देख रहे हैं, ये वाइट रंग देख रहे हैं। ठीक है, तो CSS इन सब चीज़ में हेल्प करती है आपकी कलरिंग में, कि इमेज लोड करनी है, तो इमेज टैग हो जाता है, या फिर CSS में से भी हम इमेज लोड कर सकते हैं। तो ये सब कंट्रोल होते हैं मतलब HTML से। और इधर से कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे कुछ वेबसाइट्स में यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहे होते हैं, तो वो HTML में ही कभी कभी पासवर्ड छुपा के रख देते हैं, जो अच्छे डेवलपर्स नहीं होते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स में तो डायरेक्ट HTML देख के ही पता चल जाता है। अगर आपने हैकिंग करनी है ना, हैकिंग में क्या होता है, ठीक है, एथिकल हैकिंग में, कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पासवर्ड टाइप करेंगे और आपको पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एज अ डेवलपर आपको कैसे मतलब अगर आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, कभी भी HTML में, CSS में तो खैर आप डालोगे नहीं, जावास्क्रिप्ट में कभी भी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हो कि यूज़र को ना पता चले, ठीक है, वो कभी भी नहीं डालनी आपको यहाँ पे। पासवर्ड वगैरह कुछ भी, और कोई भी टोकन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पे सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन डालनी है जो आप चाहते हैं यूज़र को दिखे, जो एक टेम्परेरी पर्पज़ के लिए हाइड करें यूज़र को। बट अगर यूज़र ने देख भी लिया तो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आपने ये देख लिया कि डेव टूल्स में जो एक पहला ये वाला कॉलम है, इसको कहते हैं एलिमेंट्स, और इसमें HTML पड़ा होता है पूरा का पूरा। ठीक है, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दिखाऊं, तो अभिनव बंसल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको अभिनव S, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो गया ना, मैंने इधर चेंज किया तो यहाँ पे चेंज हो गया अभिनव S बंसल। ठीक है, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट डाल के, यहाँ पे मैं किसी और का चैनल है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। हालांकि ये हर जगह नहीं रिफ्लेक्ट होगा, ये सिर्फ आपके कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जो भी आप चेंजेस यहाँ पे करेंगे वो जो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ आपके कंप्यूटर पे हो रहे हैं। ऐसे तो आप कुछ भी कर दो, ठीक है, क्योंकि ये आपकी लोकल कॉपी है ये वाली HTML की, जो सर्वर पे पड़ी है वो अलग कॉपी है। तो सिर्फ आपके यहाँ पे चेंज हुआ है। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे इस पेज को,
तो फिर से अभिनव बंसल आ जाएगा। अगर मैंने रिफ्रेश किया जैसे तो फिर से अभिनव बंसल आ गया। ये जस्ट आप लाइक अपने दोस्तों को अगर दिखाना हो कि ये देखो मेरा ये चैनल है, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट करके यहाँ पे 1 0 और बढ़ा दो, ठीक है, 1 0 और बढ़ा दो, 1 0 और बढ़ा दो, ठीक है, बोलो कि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए और एंटर मारो तो यहाँ पे शो होने लग गया कितने सब्सक्राइबर्स हो गए। तो इससे मतलब ये छोटी मोटी ट्रिक्स हैं जो हम यहाँ से खेल के यहाँ पे मतलब यहाँ पे डल जाते हैं कि इधर है। और जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं हम देखने की यार इसके कॉरस्पॉन्डिंग कम्युनिटी की कॉरस्पॉन्डिंग HTML कौन सा है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इस पर होवर कर देंगे, ठीक है, इस पर होवर कर देंगे तो यहाँ पे लिखा आ गया ना कि ये कम्युनिटी, और यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट में देखेंगे div.yt, ठीक है, ये सब लिखा आ रहा है, जैसे मैं हटा रहा हूँ उड़ जा रहा है, ठीक है, आ गया उड़ गया, आ गया उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि div.yt टैब, ये सब पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, और ये क्लास नेम है इसलिए डॉट लिख रहा है वहाँ पे। आपको समझ आ गया ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ये HTML है, और यहाँ पे आपकी CSS लगी होती है। जैसे इस पर मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, ठीक है, सपोज मैं इसको राइट करके देखूँ क्या होता है। टेक्स्ट लाइन राइट पे तो चलो कोई इम्पैक्ट आया नहीं। इसको हम CSS की और प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, कलर रेड करके देखते हैं, तो क्या हुआ, ये जो अभिनव बंसल है वो रेड हो गया, ठीक है। तो इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, उस हिसाब से ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिस्प्ले एज नन तो उड़ ही गया, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले हटा नन कर दिया कि दिखना ही नहीं चाहिए ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो उड़ गया। तो इस तरह से आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए या यहीं पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपकी CSS फाइल होगी जहाँ पे एक्चुअल में ये कोड लिखा होगा, वहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट मारना है, प्रॉपर्टीज पेस्ट कर देनी है। इससे आपको डायरेक्ट पता चल जाता है, अच्छा ये कलर रेड करूँगा तो ऐसा दिखेगा, तो ठीक लगेगा, हाँ ठीक लगेगा, तो मैं चेंज कर देता हूँ एक्चुअल फाइल में। तो कितना क्विकली आप डिबग कर पा रहे हो यहाँ पे, और आप स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हो, अच्छा इस डिव के अंदर ये स्ट्रक्चर है, मतलब एक पूरा हायरार्की बन जाती है। और यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, नेम की जगह नेम्स लगा सकते हो, या एक नया डिव टैग लगाना है, अब ये सब एडिटेबल है, ठीक है। अगर आपने छोटे होते किया होगा HTML, तो उसमें हम व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते थे, हम कभी इंस्पेक्ट टैब, यहाँ पे ये भी HTML ही है पूरी की पूरी, जो ये HTML है ये भी HTML ही है, ये भी हम व्यू सोर्स से HTML यहाँ पे देख सकते हैं। राइट क्लिक पे हमने क्या किया था पहले इंस्पेक्ट, अभी क्या किया था व्यू पेज सोर्स, तो व्यू पेज सोर्स भी एक तरह की HTML है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा HTML का कंसेप्ट, CSS का कंसेप्ट क्या है। तो आगे करते हैं। तो एक आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये हमें बताता है कि अगर कि ये जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग ब्राउजर्स पे अलग अलग मशीन्स पे कैसे दिखेगा, अलग अलग मोबाइल पे कैसे दिखेगा। जो ये एक्सपीरियंस ये मेरा है ब्राउज़र का, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं, मैं कोई भी फ़ोन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि यार मेरे iPhone SE में एक्सपीरियंस कैसा दिखेगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, ये बोल रहे हैं कि iPhone SE में ऐसा सा एक्सपीरियंस दिखे, और आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी क्लिक कर सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यही जूम के लिए होता है, ठीक है। और ये डिफाइन करती है कि आपको ऑफलाइन एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो इनका देखें ऑफलाइन एक्सपीरियंस इनका ऐसा रहता है कि ये बोल देते हैं माइट बी टेम्परेरली डाउन। और लो एंड टियर मोबाइल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, तो देखो कितना टाइम ले रहा है लोड होने में, ठीक है। इन्होंने मोबाइल डेटा कम कर दिया, तो इस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा। अगर मैं नो थ्रॉटलिंग करूँ तो उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, इसमें जल्दी से लोड हो गया सारा का सारा पेज। तो ये सब टेस्ट कर सकते हैं कि जिनके पास इंटरनेट कम है आपकी वेबसाइट उनके लिए कैसे लोड होगी, जिनके पास इंटरनेट बहुत ज़्यादा तेज़ है उनके लिए आपकी वेबसाइट कैसे लोड होगी। तो अलग अलग इन्होंने कितना अच्छे मतलब फंक्शनैलिटी दी। आप मोबाइल चेंज कर सकते हैं, आप मोबाइल अलग अलग चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। और एडिट में भी जाके आप इसमें अपना कस्टम डिवाइस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और भी सारी ऑप्शन है, आप यहाँ पे लोकेशन ऐड कर सकते, कस्टम लोकेशन ऐड कर सकते हैं, लोकेशन स्पेसिफिक अगर आपने देखना हो कि वो कैसा दिखेगा। तो काफ़ी फीचर्स प्रोवाइड करता है ये, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट के एक्सपीरियंस अच्छा बना सकते हैं। और अगर किसी वेबसाइट की वनरेबिलिटी टेस्टिंग करनी हो कि यार क्या पता ये वेबसाइट इस लोकेशन में ना चले और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील कर दे जो कि मुझे हेल्पफुल हो उसको आगे लाइक उसको क्रैक करने में, ठीक है। तो एज ए डेवलपर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लीक कर रहे हैं। तो ये जो सब हम बोलते हैं ना हैकिंग वेबसाइट हैकिंग, ये सबसे मेन पार्ट होता है वेबसाइट हैकिंग का, कि यहीं से वेबसाइट हैकिंग शुरू होती है, यहाँ से पता चलता है, ठीक है। तो हैकिंग कुछ नहीं है, हैकिंग
मतलब जनरली लोग सोचते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हैकिंग में क्या रहता है, आपको घंटों घंटों तक ये पढ़ना पड़ता है अंदर, अगर कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाए एज अ डेवलपर कैसे सोचना है, उसने क्या गलती की हो सकती है यहाँ पे, तो आपको सोचना है और हर चीज़ में सर्च करके देखना है कि यार इसने कहीं यहाँ पे तो नहीं पासवर्ड डाला, कोई इनक्रिप्ट करके तो नहीं पासवर्ड डाला। तो इस हिसाब से रहता है ये पूरा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट। तो अगले टैब पे जाते हैं, कंसोल पे। तो कंसोल में क्या रहता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट होती है, एक HTML बताया था, CSS बताया था, जावास्क्रिप्ट बताया था। HTML सिंपल मतलब अपना बॉडी स्ट्रक्चर बता देता है कि किस टाइप के स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और जो अपना क्या कहते हैं CSS क्या होता है, कि ब्यूटिफिकेशन के लिए कलर चेंज करके दिखाया था मैंने जैसे आपको, ठीक है। उसके बाद अपना क्या आता है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया सब्सक्राइब पे, तो क्या एक्शन होना चाहिए, कौन सी API कॉल जानी चाहिए, ठीक है। वो मेरे को कौन बताएगा, वो मेरे को बताएगा जावास्क्रिप्ट, कि कौन से एक्शन होना चाहिए, कौन सी API कॉल होनी चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट बताता है। अभी आगे देखते हैं, ठीक है। इसको जूम पहले अब ये नॉर्मल एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं और कंसोल पे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे डी यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ये जावास्क्रिप्ट का अलग से कोर्स है, ठीक है। वो अलग से कोर्स पूरा कंप्लीटली बता दूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, ठीक है। ये क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल अभिनव बंसल हाइफन यूट्यूब। तो इसने मतलब प्रिंट कर दिया कि इस डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल है, ये है। तो हम ये देखें चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, चेंज कर पा रहे हैं, तो ऊपर डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज हो गया। तो जावास्क्रिप्ट से हम इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सब्सक्राइब पे क्लिक करने पे क्या होगा, ठीक है। तो और इसकी जो सारी फाइल्स हैं अगर आपको देखनी है वो सोर्सेज में पड़ी होती है, कि कौन सी CSS लोड हो रही है, कौन सी जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है, आपको यहाँ पे सोर्सेज में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी लोड हो रही है। सोर्सेज में जाने से पहले मैं नेटवर्क टैब में जाऊँगा, बट कंसोल आपको समझ आ गया कि क्या होता है। कंसोल में आप जितने भी जावास्क्रिप्ट के ऑपरेशन हैं वो सारे के सारे यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर जब भी आपका कोड रन हो रहा होता है, जो भी एरर्स आती हैं वो सारे यहाँ पे शो होती है। जैसे यूट्यूब के पेज पे ये सारी एरर्स आ रही है, फेल टू लोड रिसोर्सेज, सर्वर रिस्पॉन्डेड विद द स्टेटस ऑफ 403 फॉरबिडन, कि जब इसने ये रिसोर्स लोड करने की कोशिश किया होगा तो इसमें फॉरबिडन की एरर आ रही है। ये डेवलपर को देखना है क्यों आ रही है, और ये कुछ वायलेशन बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, ये भी डेवलपर्स को देखना होता है कि ये क्यों आ रहा है और उस हिसाब से फिक्स करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं अपने एरर्स को। यहाँ पे एक लेवल्स का फील्ड होता है, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो कंसोल है, कंसोल में एज अ डेवलपर आप काफ़ी चीज़ें प्रिंट करोगे। जब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखोगे अपनी, उसमें काफ़ी चीज़ें प्रिंट करते हो, तो उसमें कंसोल डॉट, उसमें आपको मतलब ये सिर्फ आपको इन्फो लॉग्स देखने हैं, वार्निंग लॉग्स देखने हैं, एरर लॉग्स देखने हैं। कभी कभी इन्फो जस्ट डेवलपर पर्पज़ के लिए होते हैं, ठीक है। इन्फो लॉग हटा दो तो इन्फो लॉग ऊपर हट गया, राइट। तो इस तरह से आप इसको अपना डिफाइन कर सकते हैं कि आपको इन्फो लॉग देखने हैं कि नहीं देखने हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो कभी कभी कुछ डेवलपर्स कंसोल डॉट लॉग करके कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लॉग करवा देते हैं जिससे कि मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकती है। तो वो भी चीज़ों का ध्यान रखने कि आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लॉग ना करवाएं, ठीक है। समझ आ गया आपको, ठीक है। और इससे क्लियर हो जाता है, जो ये वाला बटन है इससे क्लियर हो जाता है। बाकी आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, आपको और पता चलेगी चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी एलिमेंट मतलब इसमें जावास्क्रिप्ट अगर आती है, आप जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे जितनी भी मैनिपुलेशन जो आप कर सकते हैं एक फाइल के थ्रू, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं बैठ के। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का एक एक फंक्शन। तो सोर्सेज में जाने से पहले नेटवर्क टैब के बारे में बात करते हैं। तो जब भी एक वेबसाइट लोड होती है, राइट, ये वेबसाइट मेरी लोड हुई, तो इसमें मैंने क्या बोला था आपको, HTML होता है, CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो पहले तो वो लोड होता है, उसके बाद क्या होता है, जो HTML होता है ना, इसमें कुछ टैग्स होते हैं। ये बोलते हैं कि यार सिर्फ इससे नहीं काम चलेगा, और भी काफ़ी चीज़ें जो तुम्हें लोड करवानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे failure.mp3 इन्होंने लोड करवाई हुई, ठीक है। और अगर मैं इसको सर्च करूँ कि यार ये failure.mp3 है कहाँ पे, ठीक है, तो HTML में तो पड़ी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं और से लोड हुई है ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इनिशिएटर में ये बता रहा है कि ये, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फेलियर ही टाइप करूँ तो इस हिसाब से डिबग करते हैं कि यार ये लोड कैसे हुई है, फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट तो होके आया है,
फेलियर, तो मोस्ट प्रोबेबली मे बी यहाँ से लोड हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से लोड हो बट पॉसिबिलिटी है। वैसे हम डिबग करते हैं कि यार एक फाइल कहाँ से लोड हो सकती है और क्या पॉसिबिलिटी है, failure.mp3। तो यहाँ पे मुझे कुछ ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये तो इसी का पार्ट है। तो और चीज़ें देखते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये क्या बताता है कि जो नेटवर्क टैब है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो नेटवर्क टैब है, नेटवर्क टैब ये बताता है कि कौन सा मतलब उस वेबसाइट पे हमने कौन सा रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये वीडियोस पे गए तो हमने सबसे पहले जो रिक्वेस्ट हिट की थी वो यहाँ पे हिट की, ठीक है। और ये गेट रिक्वेस्ट हिट की हमने, जब भी हम ब्राउज़र से हिट करते हैं वो गेट रिक्वेस्ट होती है। एंड इसने हमें रिस्पॉन्स में क्या लेके दे दिया, पूरा का पूरा HTML लेके दे दिया। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंगली उसके बाद अगली कॉल इसकी गई, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। इन दोनों को इग्नोर कर दी, इन दोनों को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अगली कॉल किसकी गई, अगली कॉल गई इसकी, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है, सर्विस वर्कर क्या है, ठीक है। बट उसके लिए पहले हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल लोड हुई .js, इसको मैं सेपरेटली भी खोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खोलना चाहूँ इसको मैं सेपरेटली भी खोल सकता हूँ। तो ये जावास्क्रिप्ट फाइल है पूरी की पूरी जो कि लोड हुई है, ठीक है। आप खोल के देख सकते हैं ऐसे। और ये नीचे कुछ नहीं है इसमें, मतलब जो रिस्पॉन्स हेडर्स आते हैं जब इसको हिट करते हैं ना, तो एक रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं, एक रिस्पॉन्स हेडर्स होते हैं। हेडर्स मतलब कि जो आप हेडर्स मतलब अलग एक रिक्वेस्ट अलग अलग चीज़ों की बनी होती है, हेडर्स की, बॉडी की, ठीक है। तो इसमें जो रिस्पॉन्स हेडर रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं वो शो होते हैं, रिस्पॉन्स हेडर्स रिक्वेस्ट हेडर्स ये रही, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि आपने क्या भेजा है, यूज़र के ब्राउज़र से क्या क्या इन्फॉर्मेशन गई है कहाँ पे, यूट्यूब के सर्वर पे, उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट हेडर्स प्लस बॉडी, ठीक है। और वहाँ से क्या क्या रिस्पॉन्स आया है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स प्लस रिस्पॉन्स हेडर्स, ठीक है। तो इन दोनों को वहाँ से रिस्पॉन्स जो आता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स हेडर्स, और जो हम भेजते हैं उसको रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट हेडर्स। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रीव्यू और रिस्पॉन्स में इतना फ़र्क नहीं है। रिस्पॉन्स को अगर हम अच्छे फॉर्मेट में दिखा दें वो प्रीव्यू में दिख जाएगा। और इनिशिएट करने वाला कौन है, इनिशिएट करने वाली जो रिक्वेस्ट है वो इन्होंने बताई हुई है कि कहाँ से इनिशिएट हुई है। ये यहाँ पहले ये आया, उसके बाद यहाँ से फिर ये आया। इनिशिएटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो ये बताते हैं कि कौन सा कॉलर है। कभी कभी हमें देखना होता है तो हमें मतलब ये पता चल जाता है कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो इसको लोड करवा रही है। कभी कभी जावास्क्रिप्ट से भी लोड हो रहा होता है ये, ठीक है। तो जो ठीक है, ये भी आपको समझ और ये टाइमिंग के बारे में बता रहे हैं कि कितने टाइम में जो फाइल है वो पहले यहाँ पे आई, डाउनलोड हुई, ठीक है। तो ये पूरा स्केड्यूल बताते हैं और परफॉर्मेंस इससे आप एनालाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। ये सारी .js है जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं। और अगर आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट फाइल्स ही चाहिए यहाँ पे, एक तो फिल्टर का ऑप्शन है, ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो ये सारी जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे लिखा हुआ ना फिल्टर जावास्क्रिप्ट का, तो ये फिल्टर लगा के ये आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। सिमिलरली आप CSS पे क्लिक करके CSS वाला फिल्टर आ गया यहाँ पे कि CSS फाइल्स हैं ये सारी जो लोड हो रही हैं। इसमें मल्टीपल CSS फाइल्स हो सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे मल्टीपल CSS फाइल्स देख पा रहे हैं। और इमेजेस जो हैं, इमेजेस कौन कौन सी लोड हो रही है वो IMG से पता चलता है। ये सारी इमेजेस लोड हो रही हैं यहाँ पे। अगर आप हेडर्स में देखेंगे इनका जो ये है, ये सारी इमेजेस, अगर मैं इसको खोल के देखूँगी ये कैसा है, खोलने की जगह अगर मैं प्रीव्यू देखूँ तो ये है, ये इमेज लोड हुई है। बेसिकली जो थंबनेल है ना, थंबनेल्स लोड हुए हैं, ये सारी फोटोज़ हैं। अपने आप तो आएंगी नहीं, कहीं ना कहीं से तो लोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ से लोड हुई है, आपको पता चलेगा। और कहाँ पे पड़ी होती हैं ये आपको इसका पूरा एड्रेस पता चल गया आपको कि अच्छा ये यहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है। ये इसका पूरा एड्रेस है। उसके बाद अगर आपको देखना हो कि क्या होता है ना कि जब आप एक वेबसाइट लोड करते हैं तो कुछ कॉल्स मारते हैं, ठीक है। कुछ API रेस्ट कॉल्स मारते हैं, ठीक है। वो जो सारी मतलब फेच, हम उसको बोल मतलब जनरली जब जावास्क्रिप्ट हम लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं फेच करके एक मोड वो करते हैं, मतलब कॉल करते हैं। तो वो सारे जो जो यहाँ पे होते हैं, वो जितनी भी हमारी XHR रिक्वेस्ट होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आती हैं fetch/XHR में। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बता रहा है रिक्वेस्ट मेथड क्या है, पोस्ट है, स्टेटस कोड क्या है 200, मतलब कि सही है। स्टेटस कोड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग रिक्वेस्ट के। 200 मतलब सब सही है, अच्छे से रिस्पांस आ गया। इसका रिस्पांस आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसका रिस्पांस कोड देखें, ये रेड पहले ही दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब स्टेटस कोड इसका अलग ही होगा कुछ। अगर आप यहाँ पे देखें 403 फॉरवर्ड दिखा रहा है, ठीक है। और शायद वो उसी की एरर थी जो आप कंसोल में देख रहे थे ना पहले, RR2 वाली पहले जो हम देख रहे थे यार किसकी एरर है, वो इसी की एरर थी 403 फॉरवर्ड, ठीक है। समझ आ गया आपको,
ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये XHR रिक्वेस्ट सारी इसको आप देख सकते हैं। जनरली जब क्या होता है, जब आप API कॉल मारते हैं ना फ्रंट एंड से, तो वो XHR के अंदर ही दिख रहा होता है। तो आप XHR में सब देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी API कॉल्स आपकी जा रही हैं, आपके इससे रिस्पॉन्स हेडर पता चल जाते हैं, कहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिटर्न हुई है। और ये भी बताता है कि कौन कौन सी कुकी सेट करनी है मुझे। ठीक है, कुकीज़ भी होती है। कुकीज़ क्या होती हैं, जो अपने कंप्यूटर में स्टोर होती है। ठीक है, तो वो कुकीज़ वाला सेक्शन एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पे कुकीज़ का सेक्शन बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये सारी कुकीज़ आप देख पा रहे हैं कि ये सारी कुकीज़ इस डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग youtube.com google.com, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये स्टोर कर रहा है। और एक्सपायरेशन दी हुई है कि अब एक्सपायर हो जाएगी इतने टाइम को, और कुकी का साइज़ दिया हुआ है ये। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हैं वो आप पढ़ लेना। ठीक है, जब मैं एक सेपरेट बना दूंगा वीडियो, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। हम कुकी में नाम बताते हैं कि ये कुकी का नाम है और कुकी की वैल्यू क्या है, सो दैट जब जावास्क्रिप्ट से फेच करते हैं तो हम उसका नाम दे देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कुकी की वैल्यू वो बदल देते हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ करते हैं तो उससे आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो पूरी की पूरी आती है, फिर हम उसको पार्स कर रहे होते हैं एंड में बैठ के, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी में क्या है, PREF इक्वल टू F6 इक्वल टू 4000 डेजी इक्वल टू ये। ठीक है, अब मैं इसकी कुकी लिखूँ PREF, ये रहा। ठीक है, और कहाँ पे है, एक ये है TZ PREF इक्वल टू F6 इक्वल टू 4000। आई थिंक इसमें सिर्फ PREF वाली कुकी ही है और कोई कुकी मेरे को दिख नहीं रही इसमें। बट इसमें और भी कुकीज़ थी, वो नहीं आई, प्रोबेबली बिकॉज उसका जो डोमेन नेम है वो अलग है। ठीक है, जो उसका डोमेन नेम है वो अलग है, इसलिए वो ये वाली कुकीज़ उन्होंने शो नहीं की। तो ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। एंड अनदर रीज़न एक सेम साइट नन है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ है कि आप अपनी कुकीज़ को जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं एंड आपको कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। और कोई भी डेटा, सेंसिटिव डेटा कुकी में नहीं करना स्टोर, पासवर्ड वगैरह जो भी होते हैं हम सोचते हैं यार वहाँ पे स्टोर कर लो, नहीं, पासवर्ड यहाँ पे नहीं स्टोर करना। एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन स्टोर करने हैं कि यहाँ पे सिर्फ, और उसका एक्सपायरी टाइम होना चाहिए, सो दैट अगर ये टोकन किसी और यूज़र के हाथ लग भी गया तो वो अपने ब्राउजर में मैन्युअली एंटर करके उसको लॉगिन हो जाए ऑटोमेटिकली, उसकी एक्सपायरेशन होगी, हाँ 15 मिनट बाद अपने आप एक्सपायर हो जाए और रिफ्रेश होता रहे ऑटोमेटिकली, रिफ्रेश टोकन भेजना पड़े, ये पूरा कंसेप्ट होता है ये भी। ठीक है, तो वो भी चीज़ होनी चाहिए कि परमानेंटली टोकन, ऐसा नहीं टोकन की एक्सपायरी नहीं, टोकन की एक्सपायरी होनी चाहिए। और कुकीज़ में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी जिसमें पासवर्ड ही कई लोग स्टोर कर देते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं पासवर्ड नहीं स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके थ्रू भी हैकिंग हो जाती है। ठीक है, हैकिंग मतलब क्या है, हैकिंग मतलब कि सिस्टम का डेटा लेना, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, या फिर हैकिंग का ये भी मतलब है कि सिस्टम को डाउन कर देना। तो अलग अलग टाइप की हैकिंग है। तो वन ऑफ द हैकिंग है कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन एक रिवील हो रही है जो कि आप सिस्टम के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा नेटवर्क टैब के बारे में। ये बहुत ही ब्रीफ बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि आप कैसे डेव टूल्स की मदद से आप कर सकते हैं। लाइक ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुकीज़, ठीक है, कुकीज़ वाला टैब बताया और ये बता रहे हैं कि रिस्पॉन्स कुकीज़ में कौन सी कुकी आई, ये आई। ठीक है, हालांकि आप यहाँ पे हेडर्स में भी देख सकते हैं सेट कुकी में। ठीक है, कि ये बोल रहा है कि क्लाइंट के उसमें जाओ और सेट कर दो कुकी ये वाली। ठीक है, समझ आ गया। और ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे थे, डोमेन क्या है, जो हम देख रहे थे ना कुकी सेक्शन में कि ये डोमेन है, ये है, तो वो सब बता रहे थे, ये डोमेन वगैरह सब ऊपर, डोमेन, पाथ, एक्सपायर्स। तो ये कुकीज़ वाला सेक्शन आ गया। और ये अपना किसके अंडर आता है, एप्लीकेशन टैब के अंडर। मैंने सोचा कि चलो कुकीज़ वाला सेक्शन भी कवर कर देते हैं। और एप्लीकेशन टैब के अंदर और क्या आते हैं, तो कुकीज़ एक वन फॉर्म ऑफ स्टोरेज है। देयर आर मल्टीपल फॉर्म ऑफ स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ठीक है, इंडेक्स DB, वेब सीक्वल, ठीक है, अलग अलग टाइप के स्टोरेजेस हैं और जो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ डेवलपर स्टोर करने के लिए डेटा। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये सारा डेटा स्टोर के लिए हो सकता है और कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्टोर नहीं करनी। ठीक है, और ये सर्विस वर्कर्स होते हैं जो कि बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो फैच करके लेके आते रहते हैं। ठीक है, सर्विस वर्कर्स आर वेरी यूजफुल इन दैट। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटा समझ आ गया। यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क टैब। सोर्सेज वाले में क्या होता है कि जितनी भी आपकी फाइल्स हैं जो लोड हो रही हैं, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये मेरी फाइल्स हैं, कि कौन कौन सी मेरी फाइल्स लोड हो रही हैं। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी मेरी फाइल्स है, ये CSS वाली फाइल है। ठीक है, ऐसे खोल खोल के आप उसको देख सकते हैं कि अच्छा ये है।
तो ये भी आपके एक अच्छा मीडियम। आप नेटवर्क टैब में भी देख सकते हैं रिस्पॉन्स में उस फाइल को, और सोर्सेज में जाके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब कोड चल रहा होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट का लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। तो अगर आप ऐसे बटन लगा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पॉज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉज हो जाएगा। और मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ पे पॉज होगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अगर इस लाइन पे जाएगा तभी पॉज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस लाइन पे नहीं गया तो इसलिए पॉज नहीं होगा, बट जनरली यहाँ पे डिबगर लगा दो तो वो वहाँ पे पॉज हो जाता है। और यहाँ पे फिर आप कंसोल में जाते हो और फिर आप मैनिपुलेट कर सकते हो उसकी वैल्यूज़, जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ है ना, कि आप ए वेरिएबल को एक्सेस करना है उस कॉरस्पॉन्डिंग स्कोप में, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ है। अगर यहाँ पे डिबगर लगाया है, ए की वैल्यू प्रिंट करके देख लो क्या आ रही है, ये क्या आ रही है। तो इसलिए बोलते हैं कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट में भी ऐसे कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, या फिर यूज़र यहाँ से कुछ ऐसा डेटा भेज दे, ठीक है, क्योंकि डेटा यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है यूज़र, कुछ भी डेटा मैनिपुलेट कर सकता है ऑन फ्रंट एंड। आपका बैकएंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रंट एंड मैनिपुलेशंस, बैकएंड शुड बी एबल टू हैंडल ऑल द लाइक बैड कैरेक्टर्स, ठीक है, जब बैड इनपुट्स एंड सिस्टम ब्रेक ना हो वहाँ पे। मेन फंडा ये है, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो सोर्सेज वाला टैब भी बहुत यूजफुल होता है। एंड किसी भी वेब डेवलपर को पूछ के देख लीजिए, उसने सोर्सेज वाला नेटवर्क वाला टैब हमेशा खुल, ये तो बल्कि डेव टूल्स हमेशा खुल के रखते हैं, उसमें नेटवर्क टैब और सोर्सेज वाला टैब एक्सट्रीमली यूजफुल होता है। एंड ये एलिमेंट्स वाला टैब जिसमें ये सिलेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब्स हैं ये। परफॉर्मेंस में क्या होता है, इसमें आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कैसे परफॉर्म कर रही है आपकी वेबसाइट, ठीक है। एक बार जैसे ही कर रहे हैं, इसको करने दीजिए। एक सेकंड, इसको स्टॉप करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है, आई थिंक ये कुछ टाइम ले रहा है। तो परफॉर्मेंस में आपका क्या रहता है कि आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस की पूरी डिटेल, हाँ, जैसे इन्होंने बताया ना कि इतने इतने टाइम में क्या क्या हुआ, कि इतने सेकंड में क्या हुआ, इतने सेकंड में क्या हुआ है, HTML था जो मेरा वो लोड हुआ, फिर जो स्क्रिप्ट है ये भी स्क्रिप्ट लोड हुई, ये स्क्रिप्ट लोड हुई, ये स्क्रिप्ट लोड हुई, पूरी परफॉर्मेंस एनालिसिस हो जाती है कि स्क्रिप्ट ये लोड हुई, अब रेंडर हुआ, उसके बाद ये दिखना कब शुरू हुआ, पेंटिंग कब शुरू हुई इस पे, ठीक है। ये पूरी की पूरी इसने बता दी कि सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लग रहा है। तो अगर हमें पता चला कि यार जावास्क्रिप्ट लोड करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे जावास्क्रिप्ट साइड पे। यार HTML में टाइम लग रहा है, HTML को ऑप्टिमाइज करेंगे, सर्वर्स को ऑप्टिमाइज करेंगे हम कि सर्वर्स अच्छे लगाएं जल्दी। पहले ही टाइम लग रहा है तो मतलब हमारा सर्वर की लोकेशन दूर है यूज़र से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती रहती है, और इसलिए हमें ये भी काफ़ी मतलब अगर हमें कोई भी वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज मतलब डिक्रीज करना होता है, तो यहाँ परफॉर्मेंस टैब इज अ वेरी गुड मेजर, ठीक है। पता चल जाता है आपको कि क्या है, और एक किसी भी स्पेसिफिक मोमेंट पे देखना, उसको हाईलाइट करो और पता चल जाता है कि उस टाइम पे क्या था, ठीक है। स्नैपशॉट है बेसिकली उस टाइम का पर्टिकुलर, और ये स्नैपशॉट्स एडवांस डिबगिंग में बहुत काम आते हैं, ठीक है। आगे ये मेमोरी का स्नैपशॉट अगर किसी भी, जनरली इसकी बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। मैंने देखा मोस्ट डेवलपर्स इस मेमोरी वाले टैब को यूज़ करते हुए बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं, और मैंने भी बड़ा ही कम यूज़ किया इस मेमोरी वाले टैब को, ठीक है। और रही बात एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, कुकीज़ वगैरह यहाँ पे स्टोर होती हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, क्लाइंट साइड डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। लोग सर्वर साइड क्यों नहीं करते, क्यों करें, अपनी मेमोरी क्यों कंज्यूम करें। कुकीज़ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कुकीज़ में चाहिए होती है, ठीक है, जो क्लाइंट से चाहिए होती है, जैसे ऑथ एड्रेस हो गए, ठीक है, वो क्लाइंट से चाहिए होती है ताकि क्लाइंट अपने को आइडेंटिफाई कर पाए। हमें यूज़र के हिसाब से एक्सपीरियंस चाहिए कि ये यूज़र के लिए अलग एक्सपीरियंस, ये यूज़र के लिए अलग एक्सपीरियंस, और एक यूज़र को हमने टोकन असाइन कर दिया। तो टोकन असाइन करने के लिए हम कुकीज़ का यूज़ करते हैं कि भाई तेरा ये टोकन है, तो इस तेरा ये नंबर है, तेरे को ये एक्सपीरियंस असाइंड है, ठीक है। उस हिसाब से हम अपनी वेबसाइट दिखाते हैं। हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, कुकीज़ रीड करते हैं, हम देखते हैं अच्छा इसको अच्छा एक्सपीरियंस दिखाना है, अच्छा इन द सेंस कि ये एक्सपीरियंस दिखाना है, ओके, हम अपने एलिमेंट्स को उस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं। जो हमने API कॉल्स लगानी है वो उस हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं बाय रीडिंग फ्रॉम द कुकीज़, ठीक है। आपको समझ आ गया ये, तो कुकीज़ का क्या रोल है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं कि आपकी वेबसाइट HTTP पे रन हो रही है, HTTPS पे रन हो रही है, तो ये सिक्योरिटी वाला टैब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। लाइट हाउस रिपोर्ट बड़ी सही चीज़ है, तो इसमें मतलब लाइट हाउस हमने काफ़ी टाइम हम यूज़ करते थे, तो अभी इसको एक बार क्लिक किया हमने लाइट हाउस, इस पर क्या किया था मैंने, यहाँ पे जनरेट पेज रिपोर्ट पे क्लिक किया, तो ये अभी बता देगा पूरी, मतलब ऑडिट कर देगा पूरी की पूरी इसको, और बता देगा कि कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते थे, कि इसमें ये मतलब जैसे गूगल होता है, ठीक है, गूगल हर एक वेबसाइट को ना क्रॉल कर रहा होता है,
तो गूगल हर वेबसाइट को क्रॉल कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जितना कम रिस्पॉन्स टाइम होगा और जितने बेटर टैग्स होंगे HTML के अंदर उतना ही वो हमारी वेबसाइट को ऊपर रखेगा। तो ये उस चीज़ में भी हेल्प करता है कि आपको कौन कौन से टैग्स लगाने चाहिए, कौन कौन से चीज़ कमी है इसमें। जैसे कुछ ब्लाइंड लोग होते हैं राइट, वो अच्छे से नहीं मतलब अच्छे से नहीं देख पाते, या कम ब्लाइंड होते हैं वो अच्छे से नहीं देख पाते हैं। जो कम्प्लीटली ब्लाइंड है वो लाइक वो तो देख ही नहीं पाते, तो उनके लिए कैसा अच्छा एक्सपीरियंस बनाना है। तो इन्होंने इसको परफॉर्मेंस में दिया है 26 नंबर, 79 नंबर, बेस्ट प्रैक्टिस 70 और इसमें 62, ठीक है। और इन्होंने डिटेल डायग्नोसिस बताई है कि क्यों, ये रीज़न बताया है कि रिड्यूस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम, रिड्यूस अनयूज्ड CSS, कि जो तुम फाइल CSS की यूज़ नहीं कर रहे हो उसको तुम लेके क्यों बैठे हुए हो, कितना तुम्हारा यूज़र का तुम इंटरनेट खा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सजेशंस देता रहता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंडर, एक्सेसिबिलिटी के अंडर, ये अलग हर एक डोमेन बता दी उन्होंने, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, SEO, तो हर एक के अंडर बताता रहता है कि यार पहला एक कल मतलब कुछ आने में 3.9 सेकेंड्स लगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड्स लगा, ठीक है। और ब्लॉकिंग टाइम कितना रहा, इतना रहा। तो ये पूरा बता देते हैं कि इतना इतना टाइम लगा। तो क्या है एक्सेसिबिलिटी में, जैसे मैंने बताया था ब्लाइंड पीपल के लिए कितनी एक्सेसिबल है आपकी वेबसाइट, ठीक है। नॉट ओनली ब्लाइंड, जो कम सुन पाते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए कितनी एक्सेसिबल है, तो उसमें ये बताते हैं। आर्या टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो आप जनरली देखोगे कि अगर आप एक्सेसिबिलिटी अपनी कंपनी में एक्सेसिबिलिटी का अगर आपको कोई वो इनिशिएटिव चल रहा है, तो उसमें आपको ये जरूर टिकट आई होगी कि यार आर्या टैग लगाओ, ठीक है। तो रोल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। कि जब भी हम कभी कभी क्या होता है, हम टैब्स मतलब जो लोग लोगों को ना टैब से काम करने की आदत होती है, माउस से पता नहीं चलता ना, अगर किसी को नहीं दिख रहा वो माउस से कैसे ही क्लिक करेगा, टैब से पता चल जाएगा। टैब जैसे क्लिक करेंगे तो साउंड करता है कि आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, जैसे मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। टैब पे आप देख पा रहे होंगे कि मूव कर रहा है राइट, टैब पे क्लिक करने पे ये मूव कर रहा है, सिर्फ टैब पे। तो मैं सिर्फ टैब से पूरा का पूरा कंप्यूटर चला दूं, ठीक है। जब इस वेबसाइट को तो एटलीस्ट चला लूँ टैब से, ठीक है। जो मैं टैब करूंगा अभिनव बंसल पहुंचे, शॉर्ट्स पे पहुंचे, जैसे शॉर्ट्स पे पहुंचे बता दे शॉर्ट्स, एंटर मारूं शॉर्ट्स पे आ जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारी एक्सेसिबिलिटी, अच्छी एक्सेसिबिलिटी बनाना, ठीक है। कि एक वेबसाइट कंप्लीटली हमारी कीबोर्ड से एक्सेसिबल है, ठीक है। कोई ऐसे माउस से वो करना नहीं पड़ रहा हमें। तो ये एक अच्छी वेबसाइट की निशानी होती है। और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही जाए, ऐसा नहीं कि पहले इधर चला गया फिर कहीं और चला गया टैब दबाने पे, फिर कहीं और चला गया टैब दबाने पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आया आपको? तो एक्सेसिबिलिटी उस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। आगे क्या आता है अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में ये बताते हैं कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के SEO कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सो दैट जो गूगल आपको ऊपर रखे, ठीक है। इन्होंने वो बताया है। हालांकि ये गूगल वालों की, ये यूट्यूब की ही वेबसाइट है जिसमें इन्होंने सिर्फ अपने आप को ही कम स्कोर दिए, ये एक वो है आयरनी है, ठीक है। तो बाकी ये टैब्स अपना इंट्रोड्यूस करते रहते हैं आगे, ठीक है। जैसे जैसे डेव टूल्स आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टैब्स ये नए नए टैब्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो उसके बारे में आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्रोम, ठीक है, क्रोम डेव टूल्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे यहाँ पे लिखा हो ना डेव टूल्स क्रोम फॉर डेवलपर्स, इस पर क्लिक करना तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी पैनल्स हैं जो मैंने आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके दिखाए थे ना। तो ये सारे के सारे पैनल्स के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे कि एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स पैनल के बारे में बताया हुआ है, कंसोल पैनल के बारे में बताया हुआ है, सोर्सेस पैनल के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है हमने यहाँ पे। हर चीज़ मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज़ कवर करूँ और ऐसी चीज़ कवर करूँ जो कि आपको हेल्पफुल रहे। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, ऐड करते रहते हैं और अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में जैसे ये वाला टैब हमने कवर किया था, डॉम है, इसको हम डॉम बोलते हैं, ठीक है। इसमें CSS है ये राइट में, तो इन्होंने ये दोनों चीज़ें कवर की हुई हैं, ठीक है। कैसे चेंज करना है प्रॉपर्टीज़ को हमने वो देख लिया था अंदर, हम जब चेंज कर रहे थे ना CSS को कैसे चेंज करना है हमें। कंसोल के बारे में हमने पढ़ा था, ये कंसोल था ना, कंसोल के बारे में क्या पढ़ा था हमने, जावास्क्रिप्ट कैसे रन करनी है, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सोर्सेज में कि डिबग कर सकते हैं हम, कोई भी उसमें जाएंगे यहाँ पे ऐसे डिबगर लगा देंगे और कोड जब रन करेगा वहाँ पे पॉज हो जाएगा, तो ये डिबगिंग के में हेल्प करता है।
और नेटवर्क में क्या देखा था कि कौन कौन सी एपीआई कॉल्स जा रही है, ठीक है। तो एपीआई कॉल जा रही है और नेटवर्क एक्टिविटी आ रही है हमारे कंप्यूटर से सर्वर तक, कोई भी सर्वर तक जा रही है जो रिक्वेस्ट, वो सारी हमें यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगी। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट नेटवर्क एक्टिविटीज सारी पता चल जाती है। और परफॉर्मेंस में हमने क्या देखा था, पता चलता है एनालाइज करना है अगर परफॉर्मेंस को, और कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है। मेमोरी में कोई भी मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, इन्फिनिट लूप लगा हुआ है, या कुछ कोई ऐसा वेरिएबल है जो फ्री नहीं हो रहा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमने मतलब जावास्क्रिप्ट में जैसे रिएक्ट वगैरह में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन में देखोगे, ठीक है, मतलब हालांकि मेमोरी वाला फीचर है, मैंने बड़ा ही कम यूज़ होते देखे फ्रैंकली, ठीक है। और अगर आप एप्लीकेशन में देखोगे, एप्लीकेशन में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, कैशिंग के बारे में बताया हुआ है, बैकग्राउंड सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है आपको। तो इन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सेशन स्टोरेज, इंडेक्स टीवी स्टोरेज, व्यू एड, एडिट, डिलीट कुकीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो वो हमने सारा पढ़ लिया इसमें, ठीक है। और ये रिकॉर्डर है आपका, रिकॉर्डर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। तो यही है आपका मेजरली, और बाकी जो जितनी भी चीज़ें वैसे तो आती रहती हैं। एक्सेसिबिलिटी इन्होंने स्पेसिफिकली सेपरेटली बताया हुआ है इन्होंने कि अपने एक्सेसिबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक अच्छी एक्सेसिबल वेबसाइट बनाई है, उसमें प्लगइन्स भी आते हैं एक्सेसिबिलिटी के, सो दैट आप अपनी एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। समझ आ गया आपको। और अगर आपकी जैसे इसकी पोजीशन है ना, मैंने राइट पे रखी हुई है, इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए आप 3 डॉट्स देख रहे हैं, राइट, 3 डॉट्स देख रहे हैं। तो इसको अगर आप नीचे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इंस्पेक्ट, एक सेकेंड इसको, हाँ। तो इसको अगर हम यहाँ पे इसके एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये इधर को आ गया, ओके ओके, इधर आ गया, एक्चुअली बाहर आ गया ये। इसको मैं लेफ़्ट में चला गया, ठीक है, इसमें बॉटम में चला जाएगा, 3 नीचे चला गया। तो जहाँ पे भी आपको सही लगता है ना, इसको आप वहाँ पे रख सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपना इसको डेव टूल अपनी डिबगिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की या किसी और की वेबसाइट की। अगर आप किसी और की वेबसाइट को ऐसे डिबग कर रहे हैं, पहले उनकी परमिशन लें, फिर जाके ये सब मैनिपुलेशंस करें, अदरवाइज़ ये इलीगल है ऐसा करना, ठीक है। कम्प्लीटली इलीगल है कि किसी और की वेबसाइट पे आप क्या कर रहे हैं कि आप हैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। एनालाइज कर रहे हैं उसको, देखें HTML वगैरह सब ठीक है, बट अगर आप ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब गलत है, वो सब इलीगल है, ठीक है। वो चीज़ ना करें, आप लर्न करें अपना, ठीक है, अच्छे से अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाएं, दूसरों की वेबसाइट्स को सिक्योर बनाएं। हैकाथॉन्स होते हैं, ठीक है, वेबसाइट सिक्योरिटी पे, वो चीज़ करें। तो डेव टूल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट सिक्योर एंड इन डिबगिंग योर एप्लीकेशन, इन मेकिंग योर वेबसाइट मोर एफिशिएंट टू द यूज़र, इन इम्प्रूविंग द यूज़र एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।